हेलो बच्चों, आज हम लोग बाज़ार के बारे में पढ़ेंगे कि बाज़ार क्या है, बाज़ार का वर्गीकरण और बाज़ार का विस्तार। हम लोग बार बार बाज़ार के बारे में जानते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं, हर जगह सुनते भी हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में बाज़ार की परिभाषा एक अलग प्रकार की दी गई है। अर्थशास्त्र के अनुसार बाज़ार का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं होता है, बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं तथा उनके मध्य एक स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है, जिसके कारण उस पूरे बाजार में उस वस्तु की कीमत में समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो अर्थात क्या हुआ, बाजार का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं होता है, बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां उस संपूर्ण क्षेत्र में क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं तथा उनके मध्य एक स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है, जिसके कारण पूरे बाजार में उस वस्तु की एक कीमत पाई जाती है या उस बाजार में सभी जो एक वस्तु है उसकी कीमत में समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हम देख रहे हैं कि बाजार में अगर हम बाजार की विशेषताएं पढ़ेंगे या बाजार में देखेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें मिल जाएगी आपको। जैसे बाजार में पहला है संपूर्ण क्षेत्र, अर्थात यदि कोई अगर चीनी का बाजार, अगर हम चीनी का बाजार में देखेंगे तो चीनी जहाँ जहाँ उत्पादन होता है, जैसे भारत में चीनी होता है, ब्राज़ील में होता है, क्यूबा में होता है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बाजार का बाजार देखेंगे तो जहाँ जहाँ चीनी का उत्पादन होता है वह बाजार में शामिल होगा, तो उसको हमने संपूर्ण क्षेत्र से बोलते हैं। फिर क्या होगा, वस्तु, चीनी क्या है, चीनी वस्तु वो हो जाएगी। क्रेता और विक्रेता, अर्थात चीनी का जो चीनी बेचने वाले होते हैं उनको विक्रेता, और जो पूरे विश्व में जो चीनी खरीदने वाले होते हैं वो क्रेता हो गया। फिर इनके मध्य एक प्रतियोगिता पाई जाती है, इसको कहा जाता है स्वतंत्र प्रतियोगिता या फ्री कंपटीशन। स्वतंत्र प्रतियोगिता का मतलब ये होता है कि जब वस्तु की कीमत निर्धारण में, जब वस्तु की कीमत निर्धारित होगी तो उस कीमत निर्धारण में, प्राइस डिटर्मिनेशन में न क्रेता का प्रभाव होगा न विक्रेता का प्रभाव होगा। वो आपस में समझौते के आधार पर या क्रेता और विक्रेता एक अनकहे समझौता हो जाता और कीमत एक निर्धारित हो जाती है। इसमें न क्रेता का जोर होता है न विक्रेता का जोर होता है। तो ये स्वतंत्र प्रतियोगिता का मतलब ये होता है कि कीमत निर्धारण में न क्रेता का प्रभाव हो न विक्रेता का प्रभाव हो। फिर क्या होता है, जब प्रतियोगिता हो जाने पर पूरे बाजार में उस वस्तु की एक कीमत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये क्या हुआ, ये बाजार की परिभाषा हो गई। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बाजार की परिभाषा लिखिए, तो बाजार की परिभाषा यही होगी। कुछ बच्चे लिख देते हैं कि बाजार में क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं, तो ये उसका आंशिक हुआ, उस बाजार की परिभाषा का 10% हुआ। बाजार में हम वस्तु खरीदने जाते हैं, लेकिन अगर अर्थशास्त्र के अनुसार अगर बाजार की परिभाषा यही होगी जो हमने बताया। अगर बाजार की विशेषताएं पूछ देगा तो संपूर्ण क्षेत्र आ जाएगा, क्रेता विक्रेता आ जाएगा, एक वस्तु आ जाएगा, स्वतंत्र प्रतियोगिता आ जाएगा, कीमत हो जाएगा। ये सब घटक है जो इस परिभाषा में सब शामिल है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बाजार का वर्गीकरण। तो बाजार का वर्गीकरण अर्थशास्त्रियों ने कुछ आधारों पर बांटा है, जैसे क्षेत्र के आधार पर, जैसे समय के आधार पर, जैसे बिक्री के आधार पर, जैसे वैधानिकता के आधार पर, जैसे प्रतियोगिता के आधार पर। जैसे वर्गीकरण में क्या होगा, क्षेत्र के आधार पर, समय, बिक्री के आधार पर, वैधानिकता, और एक आ जाएगा प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर
बाजार का वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर बांटेंगे, हम समय के आधार पर बांटेंगे, बिक्री के आधार पर बांटेंगे, वैधानिकता के आधार पर बांटेंगे और प्रचुरता के आधार पर बांटेंगे। क्षेत्र के आधार पर बाजार क्या होता है? स्थानीय बाजार, प्रांतीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार। ये क्या हो गया? ये क्षेत्र के आधार पर। कभी कभी बाजार परीक्षाओं में बाजार का वर्गीकरण भी पूछा जाता है। अब क्षेत्र के आधार पर बाजार 4 प्रकार के होता है। स्थानीय बाजार, स्थानीय बाजार क्या होता है? जिस बाजार में वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता किसी स्थान विशेष तक ही सीमित होते हैं तो उसे हम स्थानीय बाजार कहते हैं। क्या कहेंगे हम? स्थानीय बाजार कहेंगे। जैसे ईंट हुआ, जैसे जो सब्जी हुआ, हरी सब्जी हुआ, उनके ग्राहक स्थान विशेष तक ही सीमित होते हैं। जो शीघ्र वस्तुएं नष्ट होने वाली होती है, उन वस्तुओं को हम कहीं दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो ये क्या हुआ? ये हो गया जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं होती हैं उनका बाजार स्थानीय होता है और कुछ सीमित दायरे में ही उनकी सप्लाई होती है। उनके कस्टमर और बेचने वाले, क्रेता और विक्रेता दोनों की स्थान विशेषता की सीमित होते हैं। अगर जैसे हम देखेंगे भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुछ ऐसे सामान पाए जाते हैं कि वो उस सीमित एरिया में ही वो लोग उसका उपभोग करते हैं, क्योंकि वो अन्य जगह जाने पर वो नष्ट हो सकता है। तो क्या हुआ? स्थानीय बाजार की परिभाषा क्या होगी? जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता किसी स्थान विशेष तक ही पाए जाते हैं तो उसे हम स्थानीय बाजार कहते हैं। अब क्या हो गया? प्रांतीय बाजार। जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता पूरे प्रांत में फैले होते हैं तो उसे हम प्रांतीय बाजार कहते हैं या स्टेट मार्केट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, तो हर राज्य की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे हम शिमला पगड़ी, शिमला टोपी होता है, जैसे राजस्थानी पगड़ी हो गया, हर राज्य की अपनी विशेषता हो गई। तमिलनाडु में लोग पुरुष व धोती पहनते हैं, तो ये भी एक क्या हुआ? ये भी एक अपने उसके जो कस्टमर होते हैं वो तमिलनाडु से सीमित रहेंगे, हिमाचल प्रदेश से ही सीमित रहेंगे, राजस्थान में पहनने वाले मिलेंगे। उनकी वेशभूषा को हम देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो प्रांतीय बाजार क्या हुआ? जब किसी वस्तु की क्रेता और विक्रेता किसी राज्य तक ही सीमित होते हैं तो उसे हम प्रांतीय बाजार कहते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता किसी राष्ट्र में फैले होते हैं या पूरे राष्ट्र में फैले होते हैं, यानी उस वस्तु के उपभोग करने वाले और बेचने वाले भारत के सभी प्रांतों में रहते हैं। जैसे साड़ी हुआ, साड़ी भारत के हर प्रांत की महिलाएं साड़ी पहनती हैं। चूड़ी हुआ, इसको भी पूरे भारत के जितने 28 प्रांत हैं इसके उपभोग करने वाले या चूड़ी पहनने वाली महिलाएं पूरे राज्य, पूरे देश में पाई जाती हैं। तो इसका बाजार क्या हुआ? इसका बाजार राष्ट्रीय बाजार होगा, क्योंकि ये पूरे देश में इसका उपभोग किया जाता है। तो ये क्या हुआ? ये आपका राष्ट्रीय बाजार हो गया। फिर आते हैं चौथा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता पूरे विश्व में फैले होते हैं, अर्थात विश्व के विभिन्न देशों में इनके ग्राहक होते हैं, इनके क्रेता होते हैं और विक्रेता होते हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? जैसे दवाइयों का बाजार, जैसे सोनाभूषण का बाजार। ये सब क्या है? इनके जो कस्टमर होते हैं ये पूरे विश्व में फैले होते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो गया। सोनाभूषण हो गया, दवाइयाँ हो गया, मोटर गाड़ी हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उदाहरण हो गए, क्योंकि ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं। अब दवा, अगर पैरासिटामॉल है तो भारत में भी उपभोग किया जाएगा, अमेरिका में भी उपभोग किया जाएगा। मोटर गाड़ियाँ होती हैं वो हर जगह उपभोग किया जाता है। हवाई जहाज़ का मार्केट भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है। तो इन जो क्षेत्र के आधार पर जो बांटा गया परिभाषा, बस एक लाइन इसमें जोड़ना होता है कि जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता स्थान विशेष तक सीमित होंगे तो स्थानीय बाजार, जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता राज्य तक सीमित होते हैं तो उसे प्रांतीय बाजार कहते हैं, जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता राष्ट्र तक सीमित होते हैं तो उसे राष्ट्रीय बाजार कहेंगे,
जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता पूरे विश्व में फैले होते हैं तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। अब हम आ जाएंगे समय के आधार पर। अब समय के आधार पर जो बाजार का वर्गीकरण ये मार्शल ने किया था। ये मार्शल एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किया। जैसे इसमें पहला होता है अति अल्पकालीन बाजार, अति अल्पकालीन, फिर अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन बाजार। समय के आधार पर यह बाजार का वर्गीकरण है कि अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार। कहा जाता है कि जो अति अल्पकालीन बाजार होता है बहुत थोड़े समय का बाजार होता है, 24 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटे का बाजार होता है। अति अल्पकालीन बाजार में ये बाजार होता है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार होता है। जैसे दूध, दही, साग सब्जी, ये सब जो वस्तु होती हैं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं और इस अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति सीमित होती है। मांग के अनुसार हम इसकी पूर्ति में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। यदि मान लीजिए अगर एक बार हम खेतों से सामान को तोड़ कर ला रहे हैं, अगर 100 गोभी हम ला रहे हैं, तो अगर अचानक 200 गोभी की डिमांड बढ़ जाती है तो हम फिर उसके लिए हम नया गोभी का उत्पादन करना पड़ेगा, तो वो एक समय लगता है, 3 महीने 4 महीने बाद ही आएगा। तो अब क्या होगा, 200 लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन गोभी कितनी है, 100 है, तो 100 लोगों को ही मिलेगा। हम अचानक कहीं से हम उसको गोभी नहीं ला सकते हैं क्योंकि खेत का सामान पूरा यहाँ आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार होता है वो होता है अति अल्पकालीन बाजार होता है। इस बाजार